subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है बच्चों आपका फिर से एक बार। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जिसमें से तारों का टिमटिमाना, पानी की सतह का ऊपर दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना इत्यादि प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित परिघटनाएं हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। आइए कुछ सीखते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से, प्रकाश की किरण का किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश किरण का एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन है। अगर देख लीजिए, यह एक पृथक्कारी तारा है। आप कह सकते हैं ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। प्रकाश की किरण यहां पर आई। इस आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आएगी इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु हम सी ले लेते हैं, तो सी ए आने वाली प्रकाश की किरण है। यहां से टकराने के पश्चात यह किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये देखिए नॉर्मल है। आने वाली किरण आई है, आने वाली किरण के द्वारा अभिलंब पर बना कोण आई है तथा जाने वाली किरण के द्वारा अभिलंब पर बना कोण आर है। आई को आपतन कोण तथा आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। बड़ी गर्मी है, क्या किया जाए, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों के लिए करना पड़ता है ना। आइए तो देखते हैं यहां पर एनएनएस। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। आपतित किरण क्या होती है? वस्तु से पृथक्कारी तल की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बिंदु बी को आपतन बिंदु कहते हैं। इसकी परिभाषा आप ऐसे कह सकते हैं, आपतित किरण पृथक्कारी तल को जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपतन बिंदु को इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। अगला आएगा
अभिलंब। आपतन बिंदु से पृथककारी तल पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहां से देखिए, यहां से ये जो लंब खींचा गया है ये अभिलंब है, तो हम कहेंगे एन डैश अभिलंब है। आपतन बिंदु बी है और ए बी आपतित किरण है। अगला हेडिंग होगा अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु से आगे की दिशा में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। फिर से, आपतन बिंदु से आगे की दिशा में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो बी सी हमारी अपवर्तित किरण है। अगला आएगा आपतन कोण। आपतित किरण के द्वारा अभिलंब एन डैश, आपतित किरण के द्वारा अभिलंब पर बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहां पर डियर स्टूडेंट चित्र में कोण आई आपतन कोण है। अगली हेडिंग है अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टिव एंगल। तो अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब पर बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब पर बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। चित्र में बच्चों दो स्थितियां संभव है। स्थिति फर्स्ट, जब माध्यम एक विरल हो और माध्यम दो सघन हो, अर्थात प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे। तो इस स्थिति में डियर स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो आपतन कोण आई बड़ा होगा अपवर्तन कोण आर से। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब अर्थात बीएन की ओर झुक के जाएगी। तो अगर यह झुक के जा रही है तो यह पूरा कोण आई है और यह कोण आर है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि कोण आई छोटा होगा कोण आर, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। इस दशा में जो विचलन कोण होगा, विचलन कोण डेल बराबर आएगा आई माइनस आर। अब हम देखेंगे स्थिति सेकंड, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहां पे देखिए, यह हो जाएगा सघन माध्यम और ये हो जाएगा विरल माध्यम।
तो इस दशा में स्टूडेंट जो प्रकाश की किरण होगी वह अभिलंब से दूर हट के जाएगी। यह पूरा कोण R होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी तथा कोण I छोटा होगा कोण R से। तो बच्चों विचलन कोण डेल बराबर हो जाएगा R माइनस I। क्लियर है? ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आइए बच्चों अब हम देखेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात ये देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है। ये ऊपर कहिए या नीचे कहिए, दोनों ही दिशा में अभिलंब है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक सीधी लाइन है, तीनों इसके एक ही तरफ स्थित हैं। दूसरा नियम है स्टूडेंट, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, इसको हम लिख देते हैं, फिर समझते हैं। देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए हमारे पास दो माध्यम है। पहला माध्यम हम मान लेते हैं विरल माध्यम है और दूसरा माध्यम हमने मान लिया सघन माध्यम। विरल माध्यम को वायु मान लिया, सघन माध्यम को कांच मान लिया। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग की प्रकाश की किरण, मतलब ये जो प्रकाश की किरण आ रही है किसी एक रंग की होगी, लाल हो जाएगी, नीली हो जाएगी, पीली हो जाएगी, जैसी भी हो। किसी एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण कीजिए। आपतन कोण मतलब I कीजिए, ज्या मतलब होगा साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन I। इसी प्रकार अपवर्तन कोण कीजिए, अर्थात साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम n या म्यू से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा आपतन कोण कीजिए अर्थात साइन I अपान अपवर्तन कोण कीजिए अर्थात साइन R। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहां पर माध्यम है, पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच। तो ANG बराबर हो जाएगा साइन I अपान साइन R। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो इस विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होगी, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका n2 है, तो ANG बराबर आएगा साइन I अपान साइन R बराबर हो जाएगा n2 अपान n1।
आगे इसको लिखेंगे V1 अपान V2। क्लियर है? यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, अपवर्तनांक n बराबर होगा प्रकाश की चाल पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n बराबर हो जाएगा, यदि पहला माध्यम वायु हो तो n बराबर हो जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको हम c से व्यक्त करेंगे तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको हम v से व्यक्त करेंगे। तो यहां से आपको c बराबर nv प्राप्त हो जाएगा। तो अगली हेडिंग है अपवर्तनांक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे n रहेगा, इसको आप न्यू से भी दिखा सकते हैं, बहुत इच्छा कह रही है तो दिखा लीजिए। आइए, तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। हेडिंग है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, अर्थात किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी यह हम अपवर्तनांक की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो परिभाषा अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। अपवर्तनांक को आप दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक और नंबर 2 होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष, तो नंबर 1 देखते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, जब किसी एक माध्यम के सापेक्ष जब वायु के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है तो इस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु के सापेक्ष किसी दूसरे पदार्थ के अपवर्तनांक को ज्ञात करना निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरी भाषा में ऐसा अपवर्तनांक जो वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो अगर हम वायु के सापेक्ष, आप लोग जानते रहिएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 होता है। वायु के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 होता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 होता है। आगे हम देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जब किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है तो इस अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सिंपल भाषा में किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो मान लीजिए कोई माध्यम है, माध्यम एक, तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का जो अपवर्तनांक होगा उसको लिखेंगे साइन आई अपान साइन और बराबर n2 अपान n1 बराबर v1 अपान v2 बराबर λ1 अपान λ2। यहाँ पर 1 और 2 पहले और दूसरे माध्यम को निरूपित कर रहे हैं, जबकि n अपवर्तनांक को, v वेग को तथा लैम्डा तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित कर रहा है तथा लैम्डा तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित कर रहा है तथा लैम्डा तरंग दैर्ध्य को व्यक्त कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, अच्छा, अपवर्तनांक 3 चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1 माध्यम पर, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। नंबर 1 उस माध्यम पदार्थ के माध्यम पर, नंबर 2 पदार्थ के ताप पर, नंबर 3 पदार्थ की तरंग दैर्ध्य पर। क्लियर है? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। नंबर 1 पदार्थ के माध्यम पर, नंबर 2 पदार्थ के ताप पर, नंबर 3 पदार्थ की तरंग दैर्ध्य पर। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 3 तथ्यों पर या 3 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 माध्यम के प्रकृति पर, नंबर 2 माध्यम के ताप पर, नंबर 3 पदार्थ के ताप पर, नंबर 3 पदार्थ की तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, तो अब हम कुछ पदार्थों के सापेक्ष अपवर्तनांक को
देख लेते हैं। तो ऊपर स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ पदार्थों के सापेक्ष अपवर्तनांक दिख रहे हैं। कुछ पदार्थों के निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा वास्तविक ऊंचाई अपान जल में, या ऐसे कह सकते हैं ठोस जल ही कह देते हैं, माध्यम में आभासी ऊंचाई तो n बराबर हो जाएगा वास्तविक ऊंचाई, जिसको h से दिखाएंगे, बटे माध्यम में आभासी ऊंचाई h डैश से। अच्छा, तो हमको बताइए, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तब क्या होगा? तब हो जाएगा n बराबर h डैश बटे h, मतलब आभासी ऊंचाई यहाँ पे विरल से सघन में जा रहा है, यहाँ सघन से विरल में आ रहा है। तो ए एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एच अपान एच डैश, तथा डब्ल्यू एन ए बराबर हो जाएगा एच डैश अपान एच। यहाँ पर एच वस्तु की वास्तविक ऊंचाई और एच डैश वस्तु की आभासी ऊंचाई है। अगली हेडिंग है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। देखिए, उत्क्रमणीयता मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो यदि यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो यह अपने पूर्व पथ का अनुसरण करेगी। अर्थात प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर कुछ इस तरह से जाए, तो सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने ही मार्ग का अनुसरण करेगी। इस सिद्धांत को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। फिर से समझिए, यदि प्रकाश की किरण
एक माध्यम से प्रवेश करके दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अगर इसको पीछे से किया जाए अर्थात यह दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे तो यह अपने पूर्व पथ का अनुसरण करेगी। अब हम देखेंगे अपवर्तनांकों के बीच संबंध, अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थों के अपवर्तनांक एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, इसको हम प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत की सहायता से। तो डियर स्टूडेंट, दिए गए चित्र में OA एक आपतित किरण है जो किसी सघन माध्यम के तल पर बिंदु O पर टकराती है। O से आगे की ओर जाने वाली अपवर्तित किरण OB अभिलंब पर R कोण बनाते हुए आगे निकल जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अगर हम इसको वायु मान लें और इसको कांच मान लें तो हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG। भाई स्नेल के नियम में कहते हैं ANG बराबर आता है साइन आई अपान साइन आर। तो आपतन कोण क्या है? साइन आई अपान साइन आर। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माध्यम को अगर हम N1 से और इसको N2 से दिखाएं तो यहां पर आएगा N1 इंटू आपतन कोण कीजिए अर्थात साइन आई बराबर N2 इंटू अपवर्तन कोण कीजिए अर्थात साइन आर। क्लियर है? चलिए यहां पे देखते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर हमें प्राप्त हुआ साइन आई अपान साइन आर। अगर हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालें तो हमें प्राप्त होगा GNA बराबर किरण अब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चल रही है। क्लियर है? तो आपतन कोण क्या होगा? साइन आर अपान अपवर्तन कोण साइन आई। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर तो यहां पे देखिए मिलेगा ANG गुणे GNA बराबर साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट, साइन आर से साइन आर कैंसिल आउट, तो यहां पे बचेगा ANG गुणे GNA बराबर 1। अगर GNA को बराबर कुछ पार ले जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ANG बराबर 1 अपान GNA। इसी प्रकार देखिए, तीन माध्यम के लिए पहले इस माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर हो जाएगा आपतन कोण कीजिए यानी साइन आई अपान अपवर्तन कोण कीजिए अर्थात साइन R1। फिर दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक 2n3 बराबर हो जाएगा आपतन कोण कीजिए साइन R1 अपान अपवर्तन कोण कीजिए साइन R2। इसी प्रकार तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 3n1 बराबर हो जाएगा
आपतन कोण कीजिए साइन R2 अपान अपवर्तन कोण कीजिए साइन I। तीनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर साइन I अपान साइन R1 गुणे साइन R1 अपान साइन R2 गुणे साइन R2 अपान साइन I। साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल, तो पूरा पद कट जाएगा, 1 बचेगा। इस प्रकार 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर प्राप्त होगा 1। पार्श्विक विस्थापन। माना कोई किरण वायु से किसी कांच की प्लेट पर टकराती है, तो चूंकि यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी और पुनः यहां से टकराएगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तो पुनः अभिलंब से दूर हट जाएगी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई और पुनः जब यह किरण इस कांच की प्लेट से होकर वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट गई। क्लियर है? ये सघन माध्यम है जिसको कांच माना गया है, यहाँ पर विरल माध्यम है जिसको वायु माना गया है। अब देखिएगा, हेडिंग है पार्श्विक विस्थापन। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, यहां मान लीजिए ये है O B C, तो आपतित किरण OA और निर्गत किरण BC के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एक बात फिर से समझ लेते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण जो कि ऐसे आएगी और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो चित्र में अगर AM एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया गया है और BC उसके समांतर रेखा है, तो इसके बीच की दूरी BM ही हमारा पार्श्विक विस्थापन होगा। इसे D से दिखाते हैं। क्लियर है? लेंसों में यह पार्श्विक विस्थापन अत्यंत न्यून रखा जाता है ताकि लेंसों में कम से कम दोष उत्पन्न हो। आगे देखेंगे, पार्श्विक विस्थापन को D से दिखाते हैं। मान लीजिए इस कांच की मोटाई T है, तो त्रिभुज BOM में पार्श्विक विस्थापन BM बराबर D है। D फॉर डिस्टेंस। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यह 90 अंश का कोण है, यह कोण R है, तो यह पूरा कोण ध्यान दीजिएगा, ये इस रेखा और इस रेखा के द्वारा यह जो कोण बन रहा है I है, तो ये पूरा कोण भी I होगा। तो ये न्यूनतम कोण कितना होगा? इसका मान होगा I माइनस R। तो इस समकोण त्रिभुज BOM में साइन I माइनस R बराबर हो जाएगा लंब, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है, बटे कर्ण जो कि OB है।
यहाँ पे आगे लिख सकते हैं आप लोग, bm का मान d है, ob को उसी तरह से उतार लिया। आगे सॉल्व करेंगे आप लोग तो ob यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, हमें ob बराबर प्राप्त हो जाएगा d अपान साइन i माइनस r, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक बिंदु हम n ले लेते हैं, तो त्रिभुज बी एन ओ में लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी एन ओ में, यह कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। तो हम आधार बट्टे कर्ण काश थीटा बराबर होता है, तो हम यहाँ काश लगा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर काश थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे काश थीटा यानी काश आर बराबर हो जाएगा आधार जो कि टी है बटे कर्ण जो कि ओबी है। ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ओबी बराबर मिलेगा टी अपान काश आर। लिखेंगे समीकरण 1 से ओबी का मान रखने पर, समीकरण 1 से ओबी का मान रखने पर, तो यहाँ पे ओबी का मान है डी अपान साइन आई माइनस आर बराबर टी अपान कास आर। डी का मान निकालने के लिए हमें इस साइन आई माइनस आर को बराबर के उस पार भेजना पड़ेगा, तो हमें डी बराबर प्राप्त हो जाएगा साइन आई माइनस आर इंटू टी, तो टी को आगे लिख दिया, अपान कास आर। ये पार्श्विक विस्थापन का अभीष्ट सूत्र है। एक बार फिर से देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज बीओ एम में यह कोण हमें ज्ञात है आई माइनस आर, तो हमें ये डी का मान ज्ञात है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो लंब ज्ञात है, कर्ण ज्ञात करना है, तो हमने साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान है आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर बराबर हो जाएगा डी जो कि लंब है अपान कर्ण, कर्ण का मान ओबी है। ओबी का मान निकालने के लिए साइन आई माइनस आर को बराबर उस पर भेज दिया, तो ओबी बराबर प्राप्त हो जाएगा डी अपान साइन ऑफ आई माइनस आर, समीकरण नंबर 1। पुनः इस समीकरण बी एन ओ में हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमें आधार ज्ञात है, तो हम कास थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार डियर स्टूडेंट हमें पहले से ज्ञात है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कास आर बराबर हो जाएगा आधार जो कि टी है बटे कर्ण जो कि ओबी है। पक्षांतर कर देंगे, ओबी यहाँ पे चला आएगा, तो ओबी बराबर हो जाएगा टी, ये गुणे में है उस पर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ओबी बराबर प्राप्त हो जाएगा टी अपान कॉस आर। समीकरण 1 से ओबी का मान रख देंगे, तो डी अपान साइन ऑफ आई माइनस आर बराबर टी अपान कॉस आर प्राप्त होगा। यहाँ से डी का मान निकालने के लिए साइन ऑफ आई माइनस आर को बराबर के उस पार भेज दिया, तो डी बराबर प्राप्त हो जाएगा टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर अपान कॉस आर। अगली हेडिंग है सामान्य विस्थापन। सघन माध्यम में
कोई वस्तु अपनी मूल स्थिति से जितना ऊपर की ओर उठी हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का सामान्य विस्थापन कहते हैं। चित्र में देखिए, मान लीजिए पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम जल है। तो जब किसी सिक्के को जल में डुबोया जाता है तो वह जल की सतह से उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उसकी स्थिति में जो आभासी विस्थापन होता है उसी विस्थापन को सामान्य विस्थापन कहेंगे। सामान्य विस्थापन को Ex से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है O, जिसको प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है। यह वस्तु प्रेक्षक को बिंदु O पर न दिखकर बिंदु I पर प्रतीत होती है। मान लीजिए इस जल की ऊंचाई h है तथा इसका जल की सतह से इसकी आभासी ऊंचाई h डैश है। तो सामान्य विस्थापन x बराबर हो जाएगा संपूर्ण ऊंचाई OA माइनस आभासी ऊंचाई AI। यहां से x बराबर हो जाएगा OA जो कि h है माइनस आभासी ऊंचाई h डैश। और हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है n बराबर होता है h अपान h डैश। तो यहां से h डैश का मान निकालेंगे तो h डैश बराबर आएगा h अपान n। h डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर प्राप्त हो जाएगा h माइनस h अपान n। आगे इसको लिख सकते हैं, दोनों में h कॉमन है, h पर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस ऊपर बच जाएगा 1 अपान n।